नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइके मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम BLIS 221 का जो लेक्चर ले रहे थे उसका ये हमारा लास्ट सीरीज़ है। इसमें हम रिसोर्स शेयरिंग के बारे में बात करेंगे और लाइब्रेरी कंसोर्टिया के बारे में। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और ऑब्जेक्टिव क्या है रिसोर्स शेयरिंग के। उसके बाद हम बात करेंगे लाइब्रेरी कंसोर्टिया के, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पेपर में आया था रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, और जो लाइब्रेरी कंसोर्टिया है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, शॉर्ट नोट में। तो इन दोनों टॉपिक को ही बात करेंगे इस चैप्टर में, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए टाइम टू टाइम। जैसे डॉक्यूमेंट्स चेंज हुए, यूज़र्स के डिमांड भी चेंज हुए, हर चीज़ चेंज हुआ। जैसे कि आईटी सर्विस हो गया, नीड इन्फॉर्मेशन इन टाइम फ्रेम, जो क्योंकि लोगों के डिमांड थे वो बढ़ते जा रहे थे, और जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट थे उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो गया। मतलब बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने लग गई, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आने लगे। तो क्या हुआ, जो जो यूज़र था उसके भी डिमांड में चेंजेस आने लगे। पहले क्या था, क्योंकि उसके पास जो हमारा सोसाइटी था उसमें इंफॉर्मेशन की कमी थी, तो रिसोर्स जो यूज़र था वो वेट कर सकता था। पर क्या हुआ कि जैसे जैसे ये लाइब्रेरी का जो ग्रोथ होता गया, तो यहाँ पे रिसोर्स बढ़ते गए और जो यूज़र के डिमांड भी बढ़ते गए, तो उनको ऑन टाइम चीज़ें की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इसके लिए जो लाइब्रेरी का सिस्टम था उसको भी चेंज होना पड़ा, क्योंकि जिस सिस्टम में वो फंक्शन कर रहा था तो उसमें उसका जो यूज़र था वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसके लिए जो लाइब्रेरी था उसने भी अपना फॉर्म एंड फंक्शन चेंज किया। तो यहाँ पे ये सारी बात की गई है। फिर यहाँ पे वो है कि जो रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है, यहाँ पे ये बोला है कि जो रिसोर्स शेयरिंग होती है, लिटरली द टर्म इम्प्लाइज यूजिंग ईच अदर रिसोर्सेस। इसका मतलब होता है कि एक दूसरे की जो भी रिसोर्सेस हैं, एक दूसरे का रिसोर्स एक दूसरे में शेयर हो जाए, उसको बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। एडमन ने डिफाइन किया है रिसोर्स शेयरिंग को एज अ रेसिप्रोकली बेनिफिशियल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज डेवलप और प्री एग्जिस्टिंग बाय वन और मोर बॉडीज़। मतलब दो ग्रुप के बीच में बेनिफिशियली, मतलब ये एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशन है कि मान लीजिए एक आपके स्टेट में या फिर आपके जो एरिया में दो अगर लाइब्रेरीज़ हैं, एक के पास फंड ज़्यादा है, उसके पास रिसोर्स ज़्यादा है, और दूसरे के पास कम है। तो क्या होगा, कम है बट उसके पास इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके बड़े वाले लाइब्रेरी के पास नहीं है। तो क्या होगा कि इसमें रिसोर्स शेयरिंग से दोनों को ही फ़ायदा होगा, दोनों को फ़ायदा होगा, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो यहाँ पे भी लाइब्रेरी के लिए ये टर्म बहुत अच्छे से फिट होता है कि जब हम रिसोर्स शेयरिंग की बात करते हैं तो इसमें सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है रिसोर्स शेयरिंग को। फिर हम नीड की बात करें तो जैसे कि जो डॉक्यूमेंट था उसका ट्रेंड बदलता गया टाइम टू टाइम। जो यहाँ पे डेटा दिया गया है कि 6% का जो इंक्रीज़ हुआ था प्रोडक्शन में 2012 की बात करें, उससे कंपेयर करें अगर 2011 की, तो 6% का इंक्रीज़ हुआ था हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारी इन्फॉर्मेशन में। तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो हमारे जो लाइब्रेरी को बूस्ट देती गई, इससे क्या हुआ, जो यूज़र थे उनके डिमांड भी बढ़ते गए, उनको
उनको मतलब टाइम पे चीज़ें चाहिए थी, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें उनको डिमांड जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे लाइब्रेरी ने अपना जो कंसेप्ट था वो चेंज किया, और उसके साथ ही उन्होंने रिसोर्स शेयरिंग का भी कंसेप्ट शुरू कर दिया। क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, और सभी लाइब्रेरी इतना एफर्ट नहीं कर पाती कि सारे लाइब्रेरी मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है या जितने भी यूज़र है उनको सेटिस्फाई करने के लिए उतने डॉक्यूमेंट वो परचेज़ कर सके। तो इसके लिए ये कंसेप्ट आया रिसोर्स शेयरिंग का। यहाँ पे ये बोला गया है कि रिसोर्स शेयरिंग एनेबल लाइब्रेरीज टू फंक्शन इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन व्यूज़ ऑफ द अबव सिचुएशन। मतलब ये जो आप ऊपर मैंने आपको बताया उस सिचुएशन को देखते हुए जो लाइब्रेरी में रिसोर्स शेयरिंग का जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो लाइब्रेरी था वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली वर्क कर सके, वो काम कर सके। तो रिसोर्स शेयरिंग से मतलब क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एक तो हुआ कि लाइब्रेरी जो था उसके पास डॉक्यूमेंट था वो एक दूसरे के डॉक्यूमेंट को एक्वायर करने लग गए। तो अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर दो लाइब्रेरी हैं, दोनों के पास फ़ंड एक दूसरे में फ़ंड का बहुत मतलब डिफरेंस है, तो जिसके पास डॉक्यूमेंट अच्छे अच्छे हैं और दूसरे वाले के पास थोड़े कम है, तो क्या होगा कि जिसके पास फ़ंड है वो मतलब डॉक्यूमेंट ख़रीद के और आपस में शेयर कर लें। इसके पास इस छोटी वाली लाइब्रेरी से कुछ डॉक्यूमेंट वो अपने यूज़र को दे दें, और जो बड़ी वाली लाइब्रेरी है उनसे ये छोटी वाली लाइब्रेरी अपने यूज़र को सेटिस्फाई कर दे उनके नीड को। तो इससे एक ये बेनिफिट हुआ कि डॉक्यूमेंट का जो एक्विजिशन हुआ वो सिंपल हो गया। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ जो डॉक्यूमेंट थे उसको भी हाँ, जो आपके जो यूज़र थे उसके भी सेटिस्फेक्शन लेवल जो था वो बढ़ता गया। तो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को मीट करने के लिए रिसोर्स शेयरिंग बहुत काम आया, क्योंकि एक दूसरे के रिसोर्स को हम एक्सचेंज करके और जो हमारा यूज़र था उसके डिमांड को हम फुलफ़िल करते गए। फिर एक लास्ट में बोला है कि जो स्टाफ की जो एक्सपर्टीज़ है उसको भी उसमें भी काफ़ी हेल्प मिला। जैसे कि हर लाइब्रेरी में कुछ कुछ अच्छे स्टाफ होते हैं जिनके पास काफ़ी अच्छे नॉलेज होते हैं। तो उस नॉलेज को एक दूसरे की मतलब लाइब्रेरी ने एक दूसरे से शेयर किया, उससे क्या हुआ, लाइब्रेरी का और अच्छे से ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पे हम नीड पढ़ लिया हमने। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, बस इस पे क्वेश्चन वैसे आता भी नहीं है। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वही बताया गया है कि पहले के ज़माने में जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग उस टाइम में बहुत कम होता था, क्योंकि उस टाइम रिसोर्सेज की बहुत ही कमी थी। तो ये सारी यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। आपको ये वाला समझना है कि यहाँ पे सेलेक्टेड लैंडमार्क दिया है, ये बस ऐसे वैसे आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं और ईयर है और कंट्री है। यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग की बात की गई है। तो ये कुछ टेबल है, आप चाहे तो पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, बाकी ये कभी नहीं आता ये टेबल, और आपको इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव का। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आता है कि रिसोर्स शेयरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, या रिसोर्स शेयरिंग को आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप इवेल्युएट करें तो अपने लैंग्वेज में, तो आप इसका दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं उस एग्ज़ाम के टाइम आप क्वेश्चन पेपर में आंसर पेपर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है कुछ ऑब्जेक्टिव। पहला है मैक्सिमाइज़ द रिसोर्स बेस ऑफ लाइब्रेरी। मैक्सिमाइज़ द रिसोर्स बेस ऑफ लाइब्रेरी में है कि जैसे कि एक छोटी लाइब्रेरी है, उसके पास फ़ंड नहीं है, तो अगर वो रिसोर्स शेयर कर रही है बड़ी लाइब्रेरी से, तो उसके पास जो डॉक्यूमेंट है, उसके पास जो रिसोर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि वो छोटी है, पर क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर रही है वो रिसोर्सेज को। तो एक तो ये फ़ायदा है। और दूसरा है प्रोवाइड डेमोक्रेटिक एंड वाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यहाँ पे है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ता गया, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती गई, इंफॉर्मेशन का भी फ़्लो सोसाइटी में वैसे वैसे बढ़ता गया। तो डेमोक्रेसी में क्या था, मतलब जैसे कि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी है, हर कंट्री ने अब तो डेमोक्रेसी अपना रखा है। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन की भी जो फ्लुएंसी थी उसको भी डेमोक्रेटिक रखने के लिए ये रिसोर्स शेयरिंग का जो मतलब कॉन्सेप्ट था ये बहुत हेल्प किया। क्योंकि जैसे कि
तीन चार लाइब्रेरी हैं, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब टाई अप हो गया, वो लोग अपने में रिसोर्स शेयर करते गए, तो उससे डेमोक्रेसी मतलब मेंटेन होता गया कि अगर एक यूज़र है इस लाइब्रेरी का तो उसको दूसरे लाइब्रेरी का भी एक्सेस मिल गया, तो इससे डेमोक्रेसी बढ़ गई वहाँ पे। तो मतलब यहाँ से काफ़ी इनको बेनिफिट हुआ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, और जो उनके यूज़र थे उनके नीड को सेटिस्फाई करने में। और एरिया भी काफ़ी इनका एक्सटेंड हो गया इसके वजह से। फिर कोर कलेक्शन की बात करें तो जैसे बहुत सारे मेजर एंड माइनर जो आपके यूज़र होते हैं उनके नीड को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्स शेयरिंग का जो कंसेप्ट था वो बहुत ही काम आया। जो एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट था उससे क्या हुआ कि आपके जैसा अगर बहुत मेजर मतलब कोई बुक है जो आप परचेज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उतना फ़ंड नहीं है, तो कुछ कोर बुकें होती हैं, जैसे आपका हो गया मेडिकल साइंस से रिलेटेड या फिर रिसर्च से रिलेटेड, तो ये बहुत ही कोर बुक मतलब स्टडीज़ होती हैं, तो इसका भी एक्सेस मिल गया बाकी लाइब्रेरीज़ को। फिर उसके बाद आता है हमारा सेव रिसोर्सेस को की बचत हुई। इसमें क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए 4-5 लाइब्रेरी हैं, तो उनके पास बजट जो है वो थोड़ी थोड़ी है, तो अगर हर लाइब्रेरी चाहे कि मेरे पास सारी बुकें हों, सारे मतलब जितने भी यूज़र आते हैं उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को मीट करने के लिए मुझे सारे मतलब बुक और डॉक्यूमेंट और जो भी ई प्रिंट में है वो सारा रखना है मुझे, तो क्या होगा, हर लाइब्रेरी खरीदेगी तो उसको बहुत हैवी चार्ज पे करना पड़ेगा, बहुत कॉस्ट मतलब पैसे की यहाँ पे ज़्यादा यूसेज होगा। पर अगर 3-4 लाइब्रेरी यहाँ पे मर्ज हो रही हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट एक लाइब्रेरी में ख़रीद लिया और जो डॉक्यूमेंट बच गए वो दूसरी ने ख़रीद लिया, ऐसे करते करते सारे जितने भी 4-5 लाइब्रेरी हैं उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट ख़रीद लिए, और इसमें क्या हुआ कि एक ही बार पैसा इन्वेस्ट हुआ और सारे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज़ के पास आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि लाइब्रेरीज़ के पास आ गया, अब यूज़र्स आ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक लाइब्रेरी में नहीं है तो वो रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू वो डॉक्यूमेंट उस यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्या होगा कि उसका जो रिसोर्स है वो भी बच जाएगा। फिर हमारा अगला है एनेबल यूनिफॉर्म प्रैक्टिस इन रूटीन। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे सेंट्रल एजेंसी कैन एंटर द लैक ऑफ कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस आर हेल्पफुल टू यूज़र्स एज वेल एज स्टाफ। यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब जो कैटलॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट था, द रिज़ल्ट ऑफ शेयरिंग रिक्रूटमेंट टू, यहाँ पे बोल रहा है कि जो कैटलॉगिंग वगैरह जो कैटलॉग्स वगैरह थे उसकी भी मतलब एक दूसरे से शेयर होते गए, और फिर जो लाइब्रेरी के जो स्टाफ थे उनको भी काफ़ी हेल्प मिला जो उनको यूज़र्स थे उनके साथ इंटरेक्ट करने में। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट है रैशनल एक्विजिशन में यहाँ पे बोल रहा है जैसे कोर कलेक्शन जो होता है लाइब्रेरी को, जैसे लाइब्रेरी बिल्ड करने के लिए, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए, लोकेशन पे मतलब ऑन टाइम चीज़ों को मतलब पाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें कोर एक्विजिशन होती हैं। इनमें क्या हुआ कि जैसे कि कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बहुत डिमांड में है, उस एरिया विशेष में बहुत ज़्यादा लोग उसको स्टडी करते हैं, तो वो इस ऐसे लोकेशन में रखा जाए, उस ऐसी लाइब्रेरी में रखा जाए ताकि हर यूज़र उसको एक्सेस कर पाए। उसके अलावा जो फंड की बात करते हैं कि जो फंड है वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाए हर लाइब्रेरी में इक्वली, ताकि जो मतलब वेस्टेज ना हो बुकों की या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके वेस्टेज ना हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे हम रिसोर्स शेयरिंग में हमने यहाँ पे किया। लाइब्रेरी कंसोर्टिया की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो भी रिसोर्स शेयरिंग से ही निकल के आया, क्योंकि जो यहाँ पे भी क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ होती हैं इसमें इन्वॉल्व, और जो यहाँ पे पब्लिशर होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये क्यों आया, क्योंकि जो पब्लिकेशन था वो बहुत उसका जो कॉस्ट था वो बढ़ता गया, स्पेशली जो पीरियोडिकल्स थे उनके, और जो लाइब्रेरी थी उनको उनका जो फंड था वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो इसके लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी कंसोर्टिया मतलब
तरीके का एक कंसेप्ट लेके आए, ताकि उनको यहाँ पे जो फंड क्योंकि कम है और जो प्राइजेज़ हैं बुक की, सीरियल्स की और पीरियोडिकल्स की वो बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट लेके आए। यहाँ पे बोल रहा है अनदर फैक्टर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन एंड डेटाबेस। और दूसरा जो फैक्टर था वो था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डेटाबेस था, जो भी ई पब्लिकेशन थी, उसका जो अमाउंट था वो इंक्रीज़ होता गया। एक तो और दूसरा ये था इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ जनरल लेड लाइब्रेरीज टू कट डाउन टू देयर एक्विजिशन। यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि जो इंक्रीज़ होता गया, जो बुक थी, जो भी जो डॉक्यूमेंट थे, उसके प्राइजेस बढ़ते गए, तो जो लाइब्रेरी थी, जो छोटी छोटी लाइब्रेरीज थी, वो मैनेज नहीं कर पा रही थी लाइब्रेरी में उतने महंगे महंगे बुक को मतलब बाय करना। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो बजट था, जो बुक के जो कलेक्शन थे, उसमें उन्होंने कटौती करते गए। तो उससे क्या हुआ कि लाइब्रेरी की जो क्वालिटी थी उसमें बहुत डिग्रेडेशन आया, बहुत उसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि क्योंकि बुकें नहीं आ रही है नई नई, तो उसमें क्या हुआ तो उसकी क्वालिटी में कमी आई। तो उन्होंने एक कंसेप्ट लेके आए लाइब्रेरी कंसोर्टिया, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो लाइब्रेरी थी वो मिलके और एक जो हमारे जो पब्लिशर होते हैं उनके साथ उन्होंने एक कंसोर्टिया साइन किया, जिसमें कि दोनों तरफ से फ़ंड आएगा। जैसे 3 लाइब्रेरी, मान लो कि 3 लाइब्रेरी है और एक हमारे पब्लिशर है, तो तीनों लाइब्रेरी मिलके कुछ फ़ंड देगी और उनको फिर जो पब्लिशर हैं वो उनको ई फॉर्मेट में उनको जनरल प्रोवाइड करेंगे, और उससे उसको क्या है कि लाइब्रेरी जो है वो एक्सेस कर पाएगी दो तीन लाइब्रेरी आपस में। लाइब्रेरी कंसोर्टिया इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर लाइब्रेरीज formed to work together toward achieving a cohesion goal such as resource sharing। यहाँ पे बोल रहा है कि ये दो या दो से ज़्यादा लाइब्रेरी के एक ग्रुप है, जिसमें वो मतलब काम करते हैं ताकि उनको रिसोर्स जो है वो शेयर कर सके आपस में। यहाँ पे क्या है, उनको जो रिसोर्स मिलता है वो उनको ई फॉर्मेट में मिलता है, मतलब वो डेटाबेस वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले सकते हैं। और यहाँ पे और है कि एवरी मेंबर every member library in the consortium is only responsible for the association in respect of obligation that are set out in the कंसोर्टियम एग्रीमेंट। मतलब जो लाइब्रेरी उस कंसोर्टियम में होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको मेंटेन करे, और वो जो भी उनको ई फॉर्मेट में चीज़ें मिल रही है वो कहीं और शेयर ना करें। यहाँ पे लाइब्रेरी कंसोर्टिया जो है वो एक एसोसिएशन है जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करती है। यहाँ पे क्या होता है, उनका मेन गोल क्या होता है कि वो जो यूज़र है उनको मतलब उनका जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सकें। कंसोर्टिया डिप्लॉय कंप्यूटर नेटवर्क। कंसोर्टिया जो होते हैं वो एक तरह से कंप्यूटर नेटवर्क मतलब बनाते हैं, जिसमें उनका मेन जो फोकस होता है इंटरनेट पे होता है, ताकि वो जो शेयरिंग हो रही है ई जनरल की वो आसानी से हो सके मेंबर्स के बीच में, डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग हो सके उनके बीच में। यहाँ पे है कि जो यहाँ पे द ड्राइवर्स ऑफ चेंज टू लाइब्रेरी कंसोर्टिया आर, पहला था जो इमर्जेंस ऑफ ई पब्लिकेशन की बहुत सारी बौछार आ गई, बिल्कुल ही ई पब्लिकेशन बहुत सारे आने लग गए। तो इसीलिए इन्होंने, एक तो ये कारण था लाइब्रेरी कंसोर्टिया बनने का, और दूसरा था शिफ्ट इन द अप्रोच टू बिल्डिंग लाइब्रेरीज कलेक्शन फ्रॉम ओनर्स टू मटेरियल टू एक्सेस। मतलब अगर वो ई फॉर्मेट में है तो आपको रखने के लिए भी बहुत बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, आप एक डेटा फॉर्म में रख सकते हैं और आपके यूज़र्स को उनके होम पे भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कंसोर्टिया बनने का। फिर लाइब्रेरी कंसोर्टिया इन इंडिया की अगर बात करें तो ये बहुत ही नया था। लाइब्रेरी कंसोर्टिया इंडिया में ये 2000 के बाद में ही शुरू हुआ था इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब उतने अवेयर नहीं थे इन सब चीज़ों, लाइब्रेरी में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे उस टाइम। तो उसके बाद यहाँ पे आया यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव
of all consortia in India are limited to joint purchase of general and management of electronic license। यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है बेसिकली। लाइब्रेरी सब्सक्राइब टू जनरल एंड ई बुक इन कंसोर्टियम ईदर डायरेक्टली थ्रू पब्लिशर, वेंडर और एग्रीगेटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कंसोर्टिया में क्या होता है कि वो या तो वो जनरल और ई बुक को डायरेक्टली पब्लिशर से ले लेते हैं, या वेंडर से लेते हैं, या एग्रीगेटर से लेते हैं। तो ये सारी यहाँ पे बात की गई है। फिर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर एडवांटेजेस की बात करें कि कंसोर्टिया से लाइब्रेरी कंसोर्टिया से क्या होता है, तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें वाइडर एक्सेस मिलता है लाइब्रेरीज़ को, हायर क्वालिटी मिलती है, क्वालिटी कंटेंट, स्केल इकोनॉमिकली उनको बेनिफिशियल होता है, कॉस्ट भी उनको लो पड़ता है, इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सारा कारण है, और टाइम पे मिलता है। जो उनके यूज़र है उनको टाइम पे ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये भी एक कारण है कंसोर्टिया बनने का। और उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि जो लाइब्रेरी आर कम टुगेदर एंड आइडेंटिफाई coordination agency and coordinate the planning and implementation of consortia including the negotiation with the publisher। वो सारे साथ मिलके आए और फिर उन्होंने एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन सा बना दिया कोऑर्डिनेट करके, जिससे वो पब्लिशर से नेगोशिएट करके और ये सारे फॉर्मेट को आसानी से ये ले सके। तो आज का लेक्चर हमारा रिसोर्स शेयरिंग और लाइब्रेरी कंसोर्टिया पे था। ये हमारा लास्ट लेक्चर है 2-1 का, क्योंकि इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं आते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत आएगा भी तो आगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। बाकी अगर जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं, अगर आप वो भी सही से लेक्चर देख के सही से प्रैक्टिस करें तो आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, उनकी भी हेल्प हो जाए। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं 2-2 का जो लेक्चर वो लेके आऊँगा, और शाम को आपको 2-5 और 2-1 2-7 का क्वेश्चन सीरीज़ भी मिल जा रहा होगा। तो आई होप आप वो भी देख रहे होंगे। आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ऐसे कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।